हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हिंदी दिवस है। आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, लास्ट कल हमने आपका क्विज कराया था, उसी का ही वीडियो में लेके आई हूँ। सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एंड अभी तक जिस भी बच्चे ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर ले, जिससे कि वो वीकली क्विज दे सकें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। करते हैं स्टार्ट अपना आज का वीडियो। बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एमपीसी इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीएस। तो इसमें बच्चों क्या आएगा? आपने सुना है 1 माइनस एमपीएस करते हैं तो एमपीसी आता है। तो ये आपका नन ऑफ दीज होगा, ट्रू होगा, या डिपेंड करता है वैल्यूज पे, या फॉल्स होगा। मैम ये तो ट्रू ही है, हमने पढ़ा है फॉर्मूले में कि एमपीसी इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीएस कर दीजिए, एमपीसी फाइंड हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रू होगा। तो हमारा आंसर क्या है? ट्रू। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? इफ एमपीसी इज लेस देन 1 इट फॉलो दैट। जब हमारा एमपीसी लेस देन 1 होगा तो वो किसको फॉलो करेगा? 1 माइनस बी एमपीसी इज 0, 1 माइनस बी एमपीसी इज पॉजिटिव, 1 माइनस बी एमपीसी इज नेगेटिव, 1 माइनस बी एमपीसी इज इंफिनिटी। तो बच्चों इसका आंसर होगा हमारा 1 माइनस बी एमपीसी इज पॉजिटिव। आई होप आप सभी का आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द फॉर्मूला ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इन टर्म ऑफ एमपीएस इज। बच्चों आपने मल्टीप्लायर सुना है? मल्टीप्लायर किसको कहते हैं मैम? आई थिंक मैम के को बोलते हैं मल्टीप्लायर। के को हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। मैम हाँ, सुना तो है। के फॉर्मूले में एक फॉर्मूला होता है हमारा कि 1 अपॉन एमपीएस कर दो तो क्या निकल जाएगा? के निकल जाएगा, मतलब आपका मल्टीप्लायर निकल जाएगा। तो मैम इसमें हम क्या करेंगे? नॉर्मली हम क्या करेंगे? अपना 1 अपॉन एमपीएस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 अपॉन एमपीएस, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन्स फेमस बुक ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी वॉज पब्लिश्ड इन। जो किन्स की वो थी बुक थी, वो कब पब्लिश हुई थी हमारी? जो किन्स की बुक थी वो हमारी पब्लिश हुई थी 1936 में, 1776 में, 1890 में, या फिर 1945 में। बच्चों ये आपकी पब्लिश हुई थी 1936 में। तो भूलना नहीं है कब पब्लिश हुई थी? 1936 में हमारी ये जो किन्स की बुक है ये पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2 सेक्टर इकोनॉमी द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड आर। आपने बच्चों, मैंने आपको पढ़ाए थे 4 सेक्टर पढ़ाए थे ना मैम? हाँ जी। और ये भी बताया था कि बच्चों आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपको 2 फैक्टर याद रखने हैं जो आप नहीं भूलेंगे। अगर आपको वो याद रखने हैं क्योंकि वही आपसे पूछे जाते हैं। तो बच्चों आपने आई जी करके 2 फैक्टर पढ़े थे या सी प्लस आई करके पढ़ा था कुछ? मैम सी प्लस आई करके पढ़ा था, कंजम्पशन प्लस कुछ इन्वेस्टमेंट ही था। हाँ जी, वही था आपका कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपका 2 फैक्टर में आता है, उसको आपको याद रखना है। तो यही आपका आंसर है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, जो आपका 2 फैक्टर इकोनॉमी होते हैं एग्रीगेट डिमांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका, ये थोड़ा मिसिंग है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। इसमें आपको एक करेक्ट चूज करना है, जो भी आपके 4 पॉइंट में से करेक्ट स्टेटमेंट दी हुई है। तो फर्स्ट देखिए, एग्रीगेट डिमांड कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट से ही आपको क्लियर हो गया है कि ये आपका सही है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो हमारा पॉजिटिव जाता है। तो इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, व्हाट द सी अपॉन वाई। सी अपॉन वाई हम किसको बोलते हैं? मैम याद तो आ रहा है, सोच रहे हैं, सोच लीजिए किसको बोलते हैं। सी अपॉन वाई आप बोलते हैं अपना एपीसी को। किसको बोलते हैं? एपीसी को। एपीसी क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई। एमपीसी का क्या होगा? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। वाई को क्या बोलते हैं? इनकम। सी को क्या बोलते हैं? कंजम्पशन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या है? एपीसी प्लस एपीएस हमारा क्या होगा? इक्वल करके एपीसी प्लस एपीएस जो है वो हमारा होगा 1, इक्वल 1 होता है। मैम पढ़ा है तो हमने, बहुत इजी है। हाँ जी इजी है। नेक्स्ट देखिए,
एमपीसी इज एक्सप्रेस एज, अभी बताया था एमपीसी क्या होता है। एमपीसी होता है हमारा चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। ये फॉर्मूला किसका होता है, हमारा एमपीसी का होता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एमपीसी जो होता है उसमें चेंज देखना होता है, नॉर्मली जो हम एवरेज देखते हैं उसमें हम चेंज नहीं देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, शेप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व इज, जो इन्वेस्टमेंट कर्व होता है बच्चे आपने देखा होगा, मैंने डायग्राम में दिखाया था कि नॉर्मली जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो फिक्स थी, तो वो किसके पैरेलल थी, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। नेक्स्ट देखिए, फॉर किन्स इन्वेस्टमेंट इम्प्लाइज, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है, रियल इन्वेस्टमेंट होती है, बोथ ए एंड बी। तो बच्चे इसमें जो ये होता है ये आपका रियल इन्वेस्टमेंट होता है। तो आपको ये याद रखना होगा, भूलना नहीं है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका बच्चे क्वेश्चन है, आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप है, आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में बोला है इफ एपीसी ऑफ एन इकोनॉमी इज 0.8, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको एपीसी गिवन है। अब एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एपीसी का फॉर्मूला तो मैम कंजम्पशन अपॉन इनकम होता है, आई थिंक, हाँ जी, कंजम्पशन अपॉन इनकम फॉर्मूला होगा। आपको एपीसी गिवन है और आपके क्वेश्चन में आपको 1000 करोड़ जो है वो आपको अपनी इनकम गिवन है। तो आप यहाँ से अपना कंजम्पशन फाइंड कर लेंगे और आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है सेविंग फंक्शन। तो पहले आप क्या करेंगे, कंजम्पशन फाइंड करेंगे, 0.8 और इनकम से मल्टीप्लाई कर दो 1000 को, तो आपका कंजम्पशन आ जाएगा 800। अब बच्चों कंजम्पशन आपका 800 है और 1000 आपकी इनकम है, तो जो 200 बचा हुआ है वो क्या होगा, आपकी सेविंग होगी। नॉर्मल सी बात है, अगर 1000 रुपए आपके पास है उसमें से 800 का आप कंजम्पशन कर रहे हैं, जो बचा हुआ 200 है उसको क्या करेंगे, आप सेव करेंगे। तो बच्चों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। अभी पढ़ा था लास्ट में हमने, बस यहाँ पे पूरा हमने फुल फॉर्म में दिया है जिससे कि आप कंफ्यूज ना होए। रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम इज कॉल्ड, क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम, मैम एमपीसी होता है। हाँ जी, एमपीसी होता है। एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, जब हमारा चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम गिवन होता है। नेक्स्ट देखिए, इफ एपीसी इज 0.4, अगर आपका एपीसी 0.4 है तो आपका एपीएस कितना होगा, मैम क्या बात कर रही हूँ, नॉर्मल सी बात है, 0.6 ही होगा, क्योंकि 1 में से माइनस करना है 0.4 को, 0.6 हमारा एपीएस आ जाएगा। हाँ जी, 0.6 आपका एपीएस आ जाएगा। जब आप 1 में से 0.4 माइनस करेंगे तो आपका एपीसी आएगा, एपीएस मतलब आपका एपीएस 0.6 आएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको मतलब एक तरह से फिल करना है, के इनटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। बच्चों के का फॉर्मूला क्या होता है वैसे हमारा, के इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है। इन्होंने इस फॉर्मूले को कैसे पुट किया है, ये जो इन्वेस्टमेंट है इधर ये मल्टीप्लाई में लेके आ गए, तो बचा क्या इधर हमारा चेंज इन इनकम। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, चेंज इन इनकम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ एमपीसी इज 1, जब आपका एमपीसी 1 होता है देन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी, जब अगर आपका एमपीसी 1 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आएगी, मतलब मैम समझे नहीं, देखिए आप के का यहाँ पे निकालिए, के का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है, के इक्वल्स टू 1/1 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे 1/0 आ जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, हमारी वैल्यू आएगी इन्फिनिटी, क्योंकि हमारा नीचे 1 आ गया, 0 आ गया, 1/0 आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, जो रिलेशन होता है मल्टीप्लायर और एमपीसी का वो हमारा होता है डायरेक्ट। क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारा एमपीसी और मल्टीप्लायर का। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ,
जो हमारी क्लासिकल थ्योरी है एम्प्लॉयमेंट की, वो किसके बेस मतलब अजम्पशन के बेस पे है? शॉर्ट रन के बेस पे है, फुल एम्प्लॉयमेंट, क्लोज्ड इकोनॉमी, फिक्स्ड प्राइस। हमारा जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट के बेस पे है कि हमें फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना होता है, ना ही एक्सेस होना चाहिए ना ही डेफिशिएंट डिमांड होना चाहिए एक तरह से। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू केन्स द मेन कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या है? मेन कारण क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का? कि लैक ऑफ सेविंग हमारा मेन कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है हमारा मेन कारण अनएम्प्लॉयमेंट का, या डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड है, या डेफिशिएंसी इन एग्रीगेट सप्लाई है। मैम आई थिंक अनएम्प्लॉयमेंट का कारण जो है वो डेफिशिएंसी इन एग्रीगेट डिमांड होगा। डिमांड कम कब होगी? जब हमारे पास पैसा कम होगा। पैसा कब कम होगा? जब हमारे पास जॉब नहीं होगी, पैसा नहीं आएगा, तो वो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट का कारण होगा। नेक्स्ट देखिए, एक्सेस डिमांड में भी कॉज। बच्चों एक्सेस डिमांड मतलब आपकी जब ज्यादा डिमांड करते हैं वो कब होती है? जब आपके एक्सपेंडिचर कट हो जाते हैं गवर्नमेंट के, तब आप ज्यादा डिमांड करते हैं। जब आपका टैक्स इंक्रीज हो जाता है, जब आप ज्यादा डिमांड करते हैं। जब आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, जब आप ज्यादा डिमांड करते हैं। मैम ये तो कहीं पढ़ा पढ़ा सा सुनाई दे रहा है कि जब हमारी सप्लाई मनी जब हमारे पास ज्यादा आएगी तो हम ज्यादा डिमांड करेंगे, मनी कम आएगी तो हम कम डिमांड करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा इंक्रीज मनी सप्लाई। जब मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो वो ही कारण बन जाता है हमारा एक्सेस डिमांड का। नेक्स्ट देखते हैं, डेफिशिएंट डिमांड में कॉज बाय। जैसे एक्सेस डिमांड का कारण बना, ऐसे ही हमारा डिमांड कम होने का कारण क्या होगा? इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर? नहीं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो एक्सेस डिमांड होगी। फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कि जो इन्वेस्टमेंट, हाँ जी, फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा तब हमारी डेफिशिएंट डिमांड होगी। हाँ जी, जब हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो फॉल हो जाएगा तो हमारा डेफिशिएंट डिमांड का कारण बनेगा वो। नेक्स्ट है हमारा सिचुएशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एक्सेस फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट सप्लाई इज कॉल्ड। क्वेश्चन में कहा है सिचुएशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड, जहां पे आपकी एग्रीगेट डिमांड एक्सेस होती है फुल एम्प्लॉयमेंट से, इक्विलिब्रियम पॉइंट से ज्यादा होती है, तो वो कौन सी सिचुएशन होती है? मैम सिंपल है, एक्सेस डिमांड होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक्सेस डिमांड होती है। जब हमारी डिमांड ज्यादा होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एन इकोनॉमी अटेन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बच्चों? जब आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे हो जाती है डिमांड। जो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, जैसे देखिए आपका ये चार्ट होता है, यहाँ पे आपका ये डिमांड का कर्व होता है, ये आपका सप्लाई का कर्व है, ये आपकी डिमांड का कर्व है। जब आपकी डिमांड नीचे आ जाती है, जब आपकी डिमांड नीचे हो जाती है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है। तो ये कब होगी बच्चों? जब एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट। हाँ जी मैम, अभी यही तो बताया था आपने, एग्रीगेट डिमांड हमारी लेस हो जाती है। हाँ जी, फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, तो आपका ये वाली सिचुएशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड के कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं? फर्स्ट है प्रोड्यूसर स्टार्ट गेटिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट। प्रोड्यूसर एबनॉर्मल प्रॉफिट स्टार्ट कर देता है यहाँ पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। राइज इन जनरल प्राइस लेवल, जो जनरल प्राइस लेवल है वो राइज हो जाते हैं। फॉल इन द लेवल ऑफ आउटपुट, लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो हमारा फॉल हो जाता है। एंड बूम कंडीशन। बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ आप इसका आंसर क्या बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस डिमांड रिजल्ट। एक्सेस डिमांड का रिजल्ट क्या होता है? नॉर्मल मैम, एक्सेस डिमांड का मतलब होगा इन्फ्लेशन। एक्सेस डिमांड का मतलब होगा आपका इन्फ्लेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द सजेशन मॉनेटरी मेजर टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। मॉनेटरी मेजर मतलब हमारे मॉनेटरी मेजर में क्या करा जाता है, क्या मेजर्स किए जाते हैं ऐसे जिससे कि एक्सेस डिमांड जो है वो कंट्रोल हो जाए। लोअरिंग बैंक रेट को कम कर देंगे तो डिमांड कम हो जाएगी? नहीं मैम, बैंक रेट को कम करेंगे तो डिमांड तो और ज्यादा बढ़ेगी ना, और ज्यादा लोन लेंगे हम तो हम डिमांड करेंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये वाला पॉइंट हमारा कट गया। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन मार्केट। मार्केट में अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर देते हैं तो पैसा किसके पास आ जाएगा?
आरबीआई के पास आ जाएगा। जब आरबीआई के पास पैसा आएगा तो डेफिशिएंट डिमांड जो एक्सेस डिमांड है वो ठीक हो जाएगी। हाँ जी, यही आपका आंसर है। जब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर देंगे तो क्या होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करने से सारा पैसा जो है, जो अभी तक मनी फ्लो हो रहा था इकोनॉमी में, वो कंट्रोल में आ जाएगा, वो आरबीआई के पास आ जाएगा। जब हम कुछ सेल करते हैं तो हमें पैसा मिलता है ना, ऐसे आरबीआई सेल करेगा तो उसको पैसा मिलेगा, वो इकोनॉमी का पैसा किसके पास आ जाएगा, आरबीआई के पास आ जाएगा। तो इसलिए ये हमारा आंसर ठीक है, मेजर्स में आ जाएगा। ये पढ़ा होगा बच्चों आपने, ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ाया था हमने आपको टॉपिक कि मॉनेटरी मेजर्स में आता है जब भी हमारा सेल और परचेज करता है आरबीआई, जब भी कोई सिचुएशन आती है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप हमारा लास्ट वीडियोस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। कौन कौन से हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं बच्चों? पहले तो मैंने आपको समझाया था, फिस्कल पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी आपकी वो होती है जो आपकी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है जिन चीजों को, जैसे गवर्नमेंट के टैक्स, गवर्नमेंट के खर्चे। एंड मॉनेटरी पॉलिसी में सारा आ जाता है बैंक से रिलेटेड, आरबीआई जो कुछ करता है, आरबीआई जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी लगा रहा है, सीआरआर, एसएलआर, जो भी उनका ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो भी ये टॉपिक हैं ये उसके अंदर आते हैं। तो बैंक रेट की बात है तो मॉनेटरी पॉलिसी में आएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन अभी बताया वो भी मॉनेटरी पॉलिसी में आएगा। सीआरआर भी अभी बताया आपको, कैश रिजर्व रेशियो, वो भी मॉनेटरी पॉलिसी में आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबाउ। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इन एस इक्वल्स टू माइनस सी। बच्चों यहाँ पे सी बार होता है, ये टाइप में ठीक नहीं हुआ है, तो सी बार होगा यहाँ सी बार प्लस बी वाई माइनस सी बार। यहाँ पे किस चीज से डिनोट कर रहा है, माइनस सी बार हमारा यहाँ पे ऑटोनॉमियस सेविंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑटोनॉमियस सेविंग। ऑटोनॉमस सेविंग हम किसको कहते हैं, माइनस सी बार को, एंड सी बार को हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर मे बी एडॉप्टेड टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए हम रेपो रेट को बढ़ा देंगे। अगर रेपो रेट को बढ़ाएंगे मैम तो क्या होगा, डेफिशिएंट डिमांड की तो सिचुएशन ठीक नहीं होगी ना, फिर तो और ज्यादा डेफिशिएंट आ जाएगा, और ज्यादा डिमांड कम हो जाएगी जब रेट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, इंक्रीज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर को बढ़ा देंगे, नहीं मैम उसको भी नहीं बढ़ा सकते। तो आपके दोनों ऑप्शन तो कट ही हो गए, बढ़ा तो हम सकते ही नहीं है क्योंकि हमें डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करना है, मनी की सप्लाई करनी है, मनी की सप्लाई कम नहीं करनी है। तो डेफिशिएंट फाइनेंसिंग हमारा आंसर होगा इसका। ओके बच्चों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और